नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश नई सरकार का शपथ ग्रहण देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। राजस्थान में भजनलाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। सीएम की ताजपोशी के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बीजेपी सरकार बनने के बाद राजस्थान एक बार फिर से भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने यहां पहली ही बार के विधायक भजनलाल को प्रदेश की कमान सौंप दी है। बात राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए भजनलाल शर्मा के राजनीतिक करियर की करें तो वे 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। वे अब तक संगठन के लिए काम करते आए हैं। भजनलाल शर्मा 4 बार संगठन महामंत्री रहे हैं। बीजेपी ने इस बार सांगानेर से सिटिंग विधायक का टिकट काटकर सबसे सेफ सीट पर उन्हें लड़ाया था। इतना ही नहीं, भजनलाल शर्मा को अमित शाह के करीबी माना जाता है। तो अब नई सरकार की ताजपोशी है। जनता ने यहां रिवाज कायम रखते हुए 5 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले रहे हैं। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में यहां का सियासी मिजाज क्या रहने वाला है, राजस्थान की बदली सियासत और नई सरकार पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में आज नई सरकार की ताजपोशी होगी और भजनलाल शर्मा, जो नाम चौंकाने वाला साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया और पहली बार के ही विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी है। लगातार इस नाम पर चर्चा हुई है और लगातार अब और भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आज हालांकि शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम सवालात होंगे, लोग के भी तमाम सवाल होंगे, उन पे समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे जो मुख्य मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। काफी चर्चा इस नई सरकार की हुई है और बीजेपी पूरे बहुमत से आई है। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा। ये एक देखा जाए तो तीनों स्टेट में, विशेषकर बात करें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, एक नई पीढ़ी जो है नेतृत्व करने जा रही है जी। और ये 2023 का सहयोग के लिए जाते जाते दिसंबर में, चाहे राजनीति हो राज्यों की या खेल हो, वहां भी हमारी नई क्रिकेट टीम बनी है और जीत रही है। और बात हम करें बॉलीवुड की भी, तो वहां भी जो है एक नई पीढ़ी आके अपनी फिल्मों से लोगों को प्रभावित कर रही है। तो काफी उम्मीदें हैं नई पीढ़ी से। जो चला आ रहा था अभी तक राजनीति में, उसमें काफी ज्यादा मोदी जी ने और बीजेपी नेतृत्व ने परिवर्तन लाने की कोशिश करी और देखते हैं कितनी सफलता मिलती है ऋषभ जी। जी, निश्चित तौर पर खासकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, लेकिन एक शुरुआती चर्चा में पहला सवाल जो आपसे रहेगा, भजनलाल शर्मा, हालांकि चर्चा काफी हुई है इस पर, ये नाम सबको चौंकाने वाला रहा, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, आज शपथ लेंगे, असर किस तरीके से आप देख रहे हैं भजनलाल शर्मा के अभी तक के राजनीतिक करियर को, और अब वो शपथ लेंगे, किस तरीके से उनके कमान जो हाथ में रहेगी, आगामी भविष्य उनका दिखाई देता है? राजनीतिक करियर तो केवल उनके पास एक अनुभव जो है वो सरपंच का है। वो 2 बार के गांव में सरपंच रहे। इसके अलावा राजनीतिक अनुभव उनका कुछ भी नहीं। पहली बार के विधायक है। विधानसभा में आज तक उन्होंने प्रवेश नहीं किया था, तो विधानसभा कार्रवाई के ये विधायक किस तरह से वहां बैठ के चर्चा करते हैं, उसका अनुभव भी उनको नहीं है। और प्रशासन का जो अनुभव है वो सिर्फ पंचायत स्तर तक का है। तो किस तरह से जो है ब्यूरोक्रेसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और जो विरासत उनको मिला है आज राजस्थान में, वो मिला है बहुत बड़ा कर्ज। इतना बड़ा कर्ज की ब्याज चुकाने में ही जो रेवेन्यू मॉडल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लोगों को तनख्वाह शायद के नाम मिल पाए, अभी तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती के सामने आएगी वो आएगी वित्तीय संसाधनों की। वित्तीय संसाधनों की बहुत बड़ी कमी यहाँ हो गई है। राजकोष लगभग खाली सा है और उस राजकोष को किस डबल इंजन सरकार अपनी सहायता से इसको चलाती है, उनके लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी है और वित्तीय चुनौती सबसे बड़ी है। तो इसमें किस तरह से वो सफल होते हैं, वो आने वाले 3 महीने 6 महीने के समय में कौन पड़ेगा ऋषभ जी। निश्चित तौर पर देखिए सर, चौंकाने वाला फैसला रहा था, शायद आपके लिए भी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि तमाम हम और आप जो उम्मीद जता रहे थे, जो हमारे आकलन थे कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन जब ये नाम सामने आया तो सर क्या रणनीति आपको पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है? क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश की गई है? कैसे इन भजनलाल शर्मा का चयन मुख्यमंत्री के लिए किया गया है?
फैसले 2014 से हम निरंतर देखें कि देश को चौंकाने वाले फैसले उन्होंने किए, चाहे वो बात राष्ट्रीय स्तर की हो, राजनीतिक स्तर की हो, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर की हो। 3 तलाक का मुद्दा किसी ने सोचा नहीं था और उस मुद्दे को उन्होंने किस तरह से जो है सुनाया और किस तरह से उसको लागू किया। धारा 370 की बात करें तो ऐसी चौंकाने वाले फैसले वो पहले भी कर चुके हैं इस राज्य की सरकार बनाने, चाहे बात गुजरात की कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले और चाहे बात हरियाणा कर ले, तो वही परंपरा जो है सरकार की बन गई है कि वो ऐसे फैसले लेते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। इन फैसलों का असर ये होता है कि इन फैसलों से जो है एक नई ऊर्जा बढ़ जाती है कार्यकर्ताओं में। और अभी मैंने 1-2 लोगों से यहाँ बात की जो सांगानेर जिस क्षेत्र से वो जीत के आए हैं, उनकी जो भीड़ वहां जमा हुई है शपथ ग्रहण समारोह, उन्होंने मुझे बताया अब केवल अकेले जो है बचन लाल जी जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहाँ सांगानेर का हर बीजेपी कार्यकर्ता अपने आपको मुख्यमंत्री महसूस कर रहा है। तो ये जमीनी जुड़ाव कार्यकर्ता के साथ बीजेपी की एक विशेषता रही है, मोदी जी की विशेषता रही है और इसका लाभ निसंदेह लोकसभा चुनाव में भी और उसके बाद 5 साल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। राजनीति की दिशा और दशा मोदी जी ने बदल के रख दी है भारत। इस बारे में निसंदेह कहना चाहूंगा दर्शक। निश्चित तौर पर सर देखिए लगातार कई सवाल हैं तमाम आगे की जो बीजेपी की रणनीति फिलहाल रही है सीएम को लेकर या तमाम और भी कई सवाल हैं जिन पर मैं सिलसिलेवार तरीके से चर्चा चाहूंगा आपसे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, चाहे दिया कुमारी जी की बात हो या प्रेमचंद जी की बात हो, सर इन नामों को आप कैसे देखते हैं? हालांकि चर्चा पहले रही है, लेकिन जब ये 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं क्या कुछ आपको इनकी वजह नजर आती है और कौन कौन से वो समीकरण हैं जिनको साधने की कोशिश इन डिप्टी सीएम के जरिए की गई है? पहली वजह तो सिंपल राजनीति में होती है कि जातिगत समीकरण को बिठाना। एक राजपूत समाज से है, राजपूत समाज का राजस्थान में हिस्सा करीबन 9% के आसपास है। राजपूत समाज कहीं ना कहीं वसुंधरा से आनंद पाल सिंह जी की को लेकर नाराज था पिछले 2018 के चुनाव में और इस बार साथ दिया है, तो उनको खुश रखने के लिए 9% जो राजपूत समाज से खुश रखने के दिया कुमारी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और जहां से भी वो लोकसभा लड़ी है, विधानसभा लड़ी है, चुनाव जीती, बड़े अंतरों से जीती। इस बार भी उनको जयपुर की सीट दी गई थी जो उनके नहीं थी, वहां भी उन्होंने बड़े अंतरों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। दूसरा जो चेहरा है प्रेमचंद बेरवा जी, वो 17 से 18% जो है हमारा शेड्यूल कास्ट समाज है राजस्थान में, तो वो 18% 17% जो है, तो इस तरह से ब्राह्मण, राजपूत और शेड्यूल कास्ट समाज इनका मिला के 33% एक बड़ा वर्ग राजस्थान का है जिसको साधने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। चूंकि नए मुख्यमंत्री इतने प्रशासनिक अनुभव नहीं रखते हैं और उनके लिए जिम्मेदारी विधानसभा में बहुत बड़ी होगी, चुनौतियां बहुत ज्यादा होगी, इसलिए डिप्टी सीएम का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कल से कहीं कोई परेशानी आती है तो डिप्टी सीएम भी उनके साथ सहयोग करके उस सत्ता को आगे बढ़ा सके, उस शासन को सुशासन में बदल सके। जी ऋषभ। बिल्कुल सर, देखिए प्रशासनिक अनुभव का अगर जिक्र हो तो तमाम सवाल अब ये उठे हैं, तमाम लोग अब जब चर्चा को आगे बढ़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी हाईकमान है वो ये सोच रहा है कि कोई जनाधार वाला नेता राज्यों में मुख्यमंत्री से बेटर है, जो जनाधार जिसका ना हो, ताकि जो केंद्र के मुद्दे हों, केंद्र की रणनीति है उसके तहत एक कहें कि पूरे राज्य की आगे के विकास को आगे बढ़ाया जाए, अपने केंद्र के तरीके से राज्य को चलाया जा सके। दिल्ली से कहें कि राज्य को चलाने की चर्चा कई लोग कर रहे हैं। तो सर इससे आप पूरे कैसे देखते हैं पूरे सिनेरियो को? क्या वाकई में केंद्र की या बीजेपी हाईकमान की एक विचारधारा या रणनीति ये है कि दिल्ली में बैठकर राज्य को चलाया जाए? जी, स्पष्ट संकेत है कि आप देखें मध्य प्रदेश में लाडली बहना जो थी वो एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की योजना थी और उसको कहीं ना कहीं दबे सोर में बात हो रही थी कि केंद्र का नेतृत्व पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी का लोड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था और वो फ्री के वादे जो थे मोदी जी और केंद्र नेतृत्व इसके हमेशा खिलाफ रहा है कि फ्री योजना को नहीं बांटना, जब वो अपने भाषणों में कहते हैं, लेकिन जब उनकी राज्य सरकार इस तरह की योजना चलाती है तो उसका कहीं ना कहीं असर नेगेटिव पड़ता है जनता के ऊपर। तो अभी जो नेतृत्व दिए जा रहे हैं उसमें ये निश्चित संदेश दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि केंद्र की जो भी योजना है प्रधानमंत्री के नाम से है, चाहे वो ग्रामीण हो, ग्रामीण गरीब कल्याण हो, आयुष्मान हो, जितनी भी योजना है उन योजनाओं को राज्य के साथ मिलकर केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। कोई नई स्थानीय योजना ना बनाई जाए, केंद्र की योजनाओं को स्थानीय चामा पहना के उसको लागू किया जाए और भविष्य में जो भी योजना तय हो, जो भी फंड तय हो वो केंद्र के माध्यम से हो। यही रूपरेखा में शासित केंद्र द्वारा बनाई जाती है 3 राज्यों में या जितने जो बीजेपी के शासित राज्य है। जी ऋषभ।
बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कितना सफल ये अगर विचार है, रणनीति है और एक तरीका है सरकार चलाने का भारतीय जनता पार्टी का, तो कितना सफल इसे माना जाएगा? क्योंकि देखिए तमाम दिग्गज नेता हैं जिनको बड़ा अनुभव है राज्य चलाने का, उनको दरकिनार कर दिया गया मुख्यमंत्री के लिए। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अनुभव की कमी हम कहेंगे भजनलाल शर्मा को इस कम से कम मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उतनी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो किस तरीके से इस विचार को सफल कहा जाए? क्या वाकई में उचित राजनीति, उचित पूरा प्रदेश को चलाना एक उदाहरण यहाँ पर देखा जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कतें सामने आएंगी, वो परेशानियां सामने आएंगी जो अनुभव की कमी दर्शाएंगी? जी, संविधान को जब समझें तो राज्य के अपने अपने अधिकार है, अपने अपने कर्तव्य है। राज्य को अपने अधिकारों कर्तव्यों को लेकर स्वतंत्र होना चाहिए, केंद्र को निर्भर नहीं होना चाहिए, केंद्र द्वारा कर्तव्य सरकारें नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के संविधान में इंदिरा गांधी जब शक्तिशाली नेता बनकर उभरी थी तो राज्यों पे अधिकार जो केंद्र का हो चुका था। तो वही कहीं ना कहीं वो परंपरा जो आज से 30 साल 25 साल पहले जो थी वही कांग्रेस के समय थी, वही अब बीजेपी में मोदी जी के समय देखने को मिल रही है। अब इसका दूरगामी परिणाम सुखद होगा कि ये उल्टा जो है तीर इनको लगेगा, इसका परेशानी के कारण बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल संविधान के हिसाब से तो ये उचित नहीं लगता केंद्र राज्यों के शासन सत्ता को चलाने में। और साथ ही एक बड़ा सवाल बीच में उठा, एक मुद्दा भी गरमाया कि एक देश एक चुनाव का मामला काफी गरमाया। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र प्रधानमंत्री की छवि पर अगर राज्य के चुनाव लड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे भी संदेश यही है कि छवि एक ही होगी, पार्टी ने साफ भी किया कि चुनाव जिताने का जिम्मा तो प्रधानमंत्री मोदी पर रहेगा, बाकी मुख्यमंत्री हम कहें कि कार्य करने के लिए किसी को भी बना सकते हैं, कोई आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या एक देश एक चुनाव की ओर ये पहल देखी जा रही है? हाँ, ये एक बात की जा सकती है, इस पे बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो उचित हो सकता है कि जब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और ऐसे में जब सभी राज्यों में खासकर उत्तर भारत के राज्यों में यदि बीजेपी सरकार होती है तो कम से कम उत्तर भारत में के जो खास प्रमुख राज्य है वहां पे ये वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी लागू कर दी जाए एक पीरियड के हिसाब से, एक जो उदाहरण के हिसाब से, ताकि बाद में पूरे संपूर्ण भारत में आने वाले 10-15 सालों में ये वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी लागू की जा सके। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऋषभ की ये जो परंपरा शुरू की जा रही है बीजेपी द्वारा, नई परंपरा कि नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है, जिनको राजनीतिक अनुभव भी इतना नहीं है, तो वो यदि असफल हो जाते हैं आने वाले 6 महीने में या 2 साल में, तब ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन कहीं ये सफल हो जाता है तो एक नई परंपरा जो है बाकी और पार्टी द्वारा भी अपनाई जाएगी आने वाले समय में, चाहे वो साउथ की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें। जी ऋषि। हाँ बिल्कुल, देखिए सर आपने अच्छे से स्पष्ट भी किया है, लेकिन देखिए कई सवाल ये भी थे जिसका आपने जिक्र भी किया कि दिल्ली से राज्य को चलाने की एक कहीं की नई पहल सरकार की है, लेकिन उसके इधर जब हम कल मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, अमित शाह ने जिक्र भी किया कि हमारे जो एक संदेश इस पूरे मुख्यमंत्री बनाने का जो दिया है कि हमारा एक कार्यकर्ता भी है, आम कार्यकर्ता है, हम उसको वॉच करते हैं, उसकी जो सक्रियता देखी जाती है, जो उसका कहीं कि निष्काम भाव से उसका कार्य रहता है, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ वॉच करके एक संदेश दिया जाता है कि भाई कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी भी पद पर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को एक और भी सक्रियता से कार्य करने के लिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ऐसी बातें जो दिग्गज नेता हैं वो कह रहे हैं। जी, इससे 2 बातें स्पष्ट है। एक पहली बात ये कि केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की या गृह मंत्री अमित शाह की या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की, यही आज शक्ति का केंद्र है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। ये जो फैसले लेंगे, इन फैसलों को सभी चुने हुए विधायकों को, सांसदों को मानना पड़ेगा। कहीं दूसरा विकल्प उनके लिए नहीं है कि वो मना कर सके या नाराज होकर कहीं जा सके, जाना चाहे तो जाए, इस तरह की एक संदेश स्पष्ट दिया जा रहा है। दूसरा संदेश कार्यकर्ता को ये दिया जा रहा है कि जब मोदी जी खुद एक चाय वाले के रूप में थे और जब वो संगठन में आए, संघ में आए और संघ ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और पिछले 2 बार से वो प्रधानमंत्री के पद को शोभित कर रहे हैं, तो एक आम कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी तरह के कार्य से जुड़ा हो, लेकिन संघ से, संगठन से जुड़ा हुआ है, संघ की सेवा कर रहा है, उसके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, उसके पास राजनीतिक कुशलता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले इस बात को समझते हैं कि हम आपके साथ बैठे हैं, डबल इंजन सरकार का जो मॉडल ये प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हम आपकी मदद करेंगे। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी सवाल है, ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं आज की तारीख में केंद्र द्वारा ही कंट्रोल की जा रही है, किसी भी स्तर की बात करें।
तो कौन सा जो है मुख्य सचिव बनेगा, कौन सा ब्यूरोक्रेट कहाँ पे काम करेगा, ये भी डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए सुशासन की या प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में अनुभवहीन होने के बाद भी मुख्यमंत्री को उनकी सहायता मिलेगी केंद्र की, जिसका लाभ वो लेंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उस स्थानीय मुद्दे को केंद्र की सरकार नहीं समझ सकती जब तक मुख्यमंत्री खुद वहां पे जाके लोगों से मिले नहीं, समझे नहीं। उन मुद्दों को केंद्र के द्वारा पूरा किया जा सके ये भी असंभव है। उसके लिए आपको स्थानीय रूप से ही निर्णय लेना पड़ेंगे, स्थानीय लोगों के साथ ही मिलकर निर्णय को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर साथी अब चर्चा को मैं वही राजस्थान पर लाना चाहूंगा। जिस तरीके से अब जो तमाम नेता हैं, हमने देखा कि भले ही वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा हो भजनलाल शर्मा का, एक प्रक्रिया के तहत उनसे रखवाया गया हो, या अन्य राज्यों की बात करें वहां पर भी जो पूर्व सीएम ने अगर नए नेता के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए रखा, एक प्रक्रिया उसे कहा जा सकता है। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी जब वसुंधरा राजे जो पर्ची राजनाथ सिंह ने उनको दी और वो खुद चौंकी हुई थी और उनको खुद वाकई में चौंकाने वाला फैसला लगा। तो अब क्या भूमिका इन नेताओं की रह जाती है, क्योंकि कद्दावर नेता हैं, अभी फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरह की चर्चा है लेकिन स्पष्टता नहीं है। अब क्या भूमिका आप इनकी देखते हैं? जी, जहाँ मैं समझता हूँ भूमिका की बात हम करें तो अब केंद्र जो है ये केंद्र उनको लोकसभा चुनाव लड़ा सकता है और केंद्र में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको नई भूमिका दे सकता है। ऐसे कई उदाहरण हम देखें पिछले 10 सालों में कि जो राज्य के बड़े नेता थे, चाहे इसमें गडकरी का नाम हम ले लें, वो हमारा के बड़े लीडर थे, लेकिन आज वो केंद्र में बहुत बड़े लीडर हैं और केंद्र में बहुत अच्छा मंत्रालय संभाल रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा विकल्प ये होता है कि उनको कहीं ना कहीं स्थानीय सत्ता के अंदर ही बड़े पद दिए जाए, चाहे वो आपके संगठन से जुड़े हुए हों, चाहे जो शासन से जुड़े हुए हों, यूं लेने को तैयार है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय बड़े पद होते हैं जिनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है कुछ नेताओं को, और या फिर संगठन में ही बढ़ाने के लिए महासचिव का पद, राष्ट्रीय स्तर के सचिव का पद उनको दिया जा सके। ये दो ही विकल्प मुझे नजर आते हैं। निश्चित तौर पर तमाम पार्टी का मंथन भी है, हालांकि पार्टी का कहना भी है कि हम एक कार्यकर्ता का जब उपयोग करते हैं, उनके अनुभव का हम उपयोग करते हैं पार्टी को बेहतर करने के लिए और भी हमारे जनाधार को बढ़ाने के लिए, तो ये तो काफ़ी अनुभवी नेता है, इनका उपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करना बेहतर जानती है। ऐसी तमाम बातें सुनने को ज़रूर मिली हैं। लेकिन साथ ही अब जो कहीं कि भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र रहा तो संघ के काफ़ी करीबी रहे हैं, संगठन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो संघ से करीबी होना, आला कमान खासकर अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि यही फैसला मुख्यमंत्री बनने की वजह है? नहीं, ये बातें ठीक है, चर्चा करने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन इसमें गंभीरता क्या है, पीछे पार्टी का दृष्टिकोण है, उस पर भी हमको नजर डालना पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आला कमान, हाई कमान बीजेपी का या संघ ये सोच रहा है कि अब नई पीढ़ी को, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे, नई पीढ़ी को आगे लाया जाए। क्योंकि बीजेपी में परंपरा है कि 75 की एज के बाद कोई भी किसी पद पे नहीं रह सकता। आप देखें आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की मुख्यमंत्री, 75 ईयर्स होते ही उन्होंने इस्तीफा दिया और नया चेहरा मुख्यमंत्री गुजरात में लाया गया, फिर वो राज्यपाल बनाई गई। तो 75 प्लस होने के बाद बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता है उनकी भूमिका बदल जाती है। वो या तो पार्टी के संगठन में रहते हैं। जी प्रकाश राज जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मंच पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मंच पर मौजूद हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं और साथ ही तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही समय बाकी बताया जा रहा है जब थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ में 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज का है। तमाम नेता यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं और मंच पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीर हम आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां तमाम दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान के पूर्व सीएम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं और साथ ही नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हैं और ये तमाम तस्वीरें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के और भी अन्य नेता और कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाकी है जब
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी जुड़े हुए हैं। आप पर मैं लौटूंगा प्रकाश जी। सर, किस तरीके से मैं चाहूंगा जो शपथ ग्रहण समारोह है, तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, एक शक्ति प्रदर्शन की भी एक तस्वीर नजर आ रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखो, वहाँ अपार जन समुदाय है, करीबन 40 से 45 हजार लोग वहाँ एकत्र हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। ये तो जनता की बात हो गई। इसके अलावा आप देखिए 15 केंद्रीय मंत्री दिल्ली से यहाँ पधारे शपथ ग्रहण में, और 11 राज्यों के जो बीजेपी के 11 शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे नए नवेले जो हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भी और एमपी के भी आए हैं जी। और इसके अलावा विपक्ष के बड़े प्रमुख चेहरे, उसमें हम गहलोत जी की बात कर लें वो भी है, और स्थानीय बड़े चेहरे जिसमें शेखावत जी हैं और वसुंधरा जी हैं, इस तरह से बड़े बड़े दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं जो एमपी और छत्तीसगढ़ में नहीं देखा गया था। और एक विशेष चीज जो देखने को मिली है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं वो एमपी में शपथ ग्रहण में नहीं थे, लेकिन यहाँ पधारे हैं और यहाँ पहुंचे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये उनका ही चुनाव था, उनके ही पसंदीदा कैंडिडेट थे भजन लाल, जिनको सीएम बनाया जा रहा है। जी ऋषभ। ठीक है सर, समय की कमी है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे चाहूंगा कि आज भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है, कितना बड़ा उपहार आज उनके लिए है और किस तरीके से आप इस दिन पर शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं? बहुत ही बड़ी बात है। आज जब उनको शपथ ग्रहण के लिए आज का दिन डिसाइड हुआ, तो आज सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के चरण धोए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो यहाँ प्रसिद्ध मंदिर जो है गोविंद देव जी का, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी जाके आशीर्वाद प्राप्त करा। जन्मदिन पे इससे बड़ा तोहफा किसी व्यक्ति को क्या मिल सकता है कि उसको एक राज्य की सत्ता का अधिकारी बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जी निश्चित। पर एक सवाल और है कि जिस तरीके से अब कैबिनेट की बैठक आगे होगी और जो बैठक होने वाली है उस पर चर्चा की जा रही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जो बैठकें हुई, बड़े फैसले से शुरुआत की गई, चाहे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की बात हो जो भी ज़्यादा आवाज़ में बजाए जाते हैं, या फिर जो खुले में मास्क की दुकान में हो उनको प्रतिबंधित करने की बात हो, या तमाम फैसले लिए गए हैं। तो क्या ऐसा ही फैसला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है? निसंदेह आप देखिए योगी मॉडल तीनों राज्यों में लागू होगा। कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा भी यहाँ लागू की जाएगी। ऐसे फैसले जो बाकी और राज्य सरकार लेने में हिचकती है, वो फैसले हमको यहाँ आने वाले समय में दृष्टिगोचर होंगे, हमको जरूर जानने को मिलेंगे। हम एमपी में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। जी ऋषभ। जी बिल्कुल। प्रकाश व्यास जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, बिंदुवार सिलसिलेवार तरीके से तमाम सवालों को स्पष्ट करने के लिए। तो थोड़ी ही देर में अब शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता एक ही मंच पर पहुंच रहे हैं और साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। और आज भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है, तो सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए आज ये है कि आज उनको मुख्यमंत्री की शपथ वो ले रहे हैं और साथ ही प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी जा रही है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो देश की राजनीति में बड़े नाम लिए जाते हैं, माने जाते हैं और लगातार सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के लिए नई कहे कि तरीके से अब शपथ ग्रहण के बाद नई शुरुआत राजस्थान की रहेगी और नए तरीके से प्रदेश को चलाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो देखना और भी महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ फैसले आगे लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।